बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम लोग कर रहे हैं जी बैड एंड डाउटफुल डेथ। कल मोशन मैंने अपलोड भी कर दिया हुआ ये, ठीक है। ये वेब जो है क्या कहते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये एलएमएस पे आप जाके देख लो, ये अपलोडेड है। अब मैंने पैक क्वेश्चन बैंक चैप्टर जे के नाम से किया हुआ है, तो J11 और J13 इस डॉक्यूमेंट में नहीं थे, तो वो मैंने अलग से किए हैं। नहीं, J11 और J14, ठीक है। J11 और J14 इस डॉक्यूमेंट में नहीं है, तो वो बाहर है सिर्फ। बाकी सारा ये चैप्टर जे ही है जो आपका पैक का क्वेश्चन बैंक है, सही है। तो कल हम लोगों ने एक ऐसा सवाल किया था जिसमें हमने ये देखा था कि अगर आपके पास ओपनिंग बैलेंसेस में भी डिफरेंसेस आए, यानी कि आपको ये बात पता हो कि पिछले महीने के आखिर में कोई आउटस्टैंडिंग चेक थे या कोई अनक्रेडिटेड डिपॉजिट थे, तो देखें प्रैक्टिकली होता क्या है। ये जो दोनों आइटम्स हैं आपके, अनक्रेडिटेड चेक्स और अनप्रेजेंटेड चेक्स और अनक्रेडिटेड डिपॉजिट, ये दोनों ऐसे आइटम्स हैं कि जिनमें हमें पता होता है कि ज्यादा से ज्यादा, जैसे अनक्रेडिटेड चेक्स में 3 से 4 दिन का लैग आता है, ठीक है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जांपल अगर महीने की 28 को मैंने कोई चेक डिपॉजिट करवाया है, ठीक है, इन वेरी इन अ स्मॉल नंबर ऑफ सर्कमस्टांसेस होगा क्या कि वो चेक डिसऑनर्ड हो सकता है। यानी कि अगर मैं अनक्रेडिटेड चेक्स की बात करूं, अनक्रेडिटेड चेक्स कौन से होते हैं? अनक्रेडिटेड चेक्स वो होते हैं जो कि आपने चेक्स रिसीव किए और आपने बैंक में भेज दिए डिपॉजिट कराने के लिए। वेरी गुड। तो अब होता क्या है, जो महीने की आखिरी दिनों में चेक्स आपको रिसीव हुए हुए होते हैं, आप तो फौरन से उनको भेज भी देते हो ना बैंक में, कोशिश ये करते हो कि फौरन से भेज दें। अनलेस आपको कोई चीज मेंशन हो, हम क्या कहते हैं कि ये वाले चेक्स है, ये हमें जिस डेट पे रिसीव हो हमने उसी डेट पे बैंक को भी भेज दिया। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई चेक रिसीव हुआ है 28 ऑफ एनी मंथ, राइट। 28 फॉर एग्जाम्पल मई को कर लेते हैं। अब होता क्या है, बैंक वो रिसीव करेगा 28 मई को और 3 से 4 दिन लेगा उसको सेटल करने के लिए, राइट, वो वेरिफिकेशन कंप्लीट करने के लिए। तो उसका जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है वो हो सकता है 2 जून को कंप्लीट हो और 2 जून की डेट पे वो बैंक स्टेटमेंट में आ रहा, राइट। अब मसला क्या है, मसला ये कि बीच में क्या आ गया, बीच में आ गया मंथ एंड, राइट। यहाँ पे आपके पास क्लोजिंग की सिचुएशन हो गई, इस वजह से ये इश्यू आ गया। इस वजह से ये 31 मई पे हम खड़े होके कह रहे हैं कि अभी तक हमारा क्रेडिट नहीं हुआ। तो आपको करना क्या होता है, करना ये होता है कि अगर आपके पास ओपनिंग बैलेंसेस में डिफरेंसेस आ रहे हैं, तो आपने देखना ये होता है कि अगले महीने की जो बैंक स्टेटमेंट है उसके अंदर जो शुरू की कुछ डेट्स हैं वो काफी क्रिटिकल होती हैं। शुरू के जो कुछ आपके डेज होते हैं ना, उसमें हो सकता है बैंक जो ट्रांजैक्शंस दिखा रहा हो ना, वो क्या हो, वो पिछले महीने की कोई आउटस्टैंडिंग ट्रांजैक्शन हो। बात समझ आ रही है? तो होगा क्या, अब जिस तरह हम फॉर एग्जांपल जून के महीने की जब हम बैंक स्टेटमेंट को देखेंगे तो उसमें हमें 2 जून को एक डिपॉजिट होता हुआ नजर आ रहा होगा, एक क्रेडिट होता हुआ नजर आ रहा होगा बैंक स्टेटमेंट में। लेकिन वो बेसिकली आइटम किससे परटेन कर रहा था, वो आइटम परटेन कर रहा था मई का अनक्रेडिटेड डिपॉजिट। बात समझ आ रही है? तो जिस तरह हमारे पास एक पिछले सवाल में तो ये गिवन था कि जी आपको उन्होंने बीआरएस भी दे दिया था, तो इतना कोई मसला नहीं होता, राइट। उसमें आपको हर चीज स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड है, पार्टी का नाम भी पता चल गया और अमाउंट भी पता चल गई, तो आपने पर्टिकुलर्स को देख के और अमाउंट को देख के कंपैरिजन कर ली, राइट। अब जरा इधर आए, एक आपके सामने में क्वेश्चन ये उसी डॉक्यूमेंट का है और ये है क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड, तो ये आपके सामने क्वेश्चन खुला हुआ है, स्प्रिंग 2013 का क्वेश्चन नंबर 6। स्प्रिंग 2013 में कैश सिस्टम नहीं था, तो ये आप अपने पास नोट कर लें। ये आपको फाउंडेशन एग्जामिनेशन की उसमें नजर आएगा। आपने क्या करना है, क्या ICAC की वेबसाइट पे जितने भी पास पेपर्स है ना वो अपने पास डाउनलोड कर लें, अपने पास सेव कर लें, ठीक है, इंक्लूडिंग कैश के। तो मैं जो अपलोड चलें अपलोड भी कर दूंगी, ऐसा कोई मसला नहीं है। ये स्प्रिंग 2013 का मॉड्यूल बी का फाउंडेशन एग्जामिनेशन का क्वेश्चन नंबर 6 हम कर रहे हैं।
अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें देखें आपके पास गिवन है, ठीक है चलें ठीक है, तो आपके पास ये क्या गिवन है, द बैंक बुक फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2013 ऑफ आबिद अली एंड ब्रदर्स इज एज फॉलोज। तो उसने आपको ये बैंक बुक दे दी फरवरी 2013 की, जिसमें ओपनिंग बैलेंस आ रहा है, डेबिट बैलेंस आ रहा है 991, क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 11753, और ये कौन सा बैलेंस है, ये डेबिट बैलेंस ही है राइट, क्योंकि क्रेडिट साइड पे आ रहा है, यानी कि 11753 क्या बता रहा है कि आपके पास अभी भी बैलेंस एट बैंक पड़ा हुआ है राइट। फिर बैंक स्टेटमेंट पर आते हैं, बैंक स्टेटमेंट फॉर फरवरी 2013 अपीयर्स एज फॉलोज। अब इसमें भी आपके पास क्या सिचुएशन है, अब इसमें आपको पहले ये चेक कर लें जल्दी से कि क्या बैंक स्टेटमेंट भी क्रेडिट बैलेंस बोल रहा है या वो ऑपोजिट बात कर रहा है, वो ओवरड्राफ्ट की बात कर रहा है। तो कैसे करेंगे, अब देखें यहाँ पे 3633 काम करें, सबसे पहले नीचे आ जाए, क्या आ रहा है ये 12574, बिल्कुल ओवरड्राफ्ट, देखें हो गया ना, पता लग गया ओवरड्राफ्ट है, नहीं 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 ओवरड्राफ्ट तो नहीं है, ओवरड्राफ्ट तो नहीं है, नॉर्मल बैलेंस है। ये देखें क्या हो रहा है 12574 है, 12574 में कोई चीज डेबिट हो रही है, ये डेबिट के कॉलम में आ रहा है, 12574 में कोई चीज डेबिट हो रही है 459 की, तो वो बैलेंस हो रहा है कम, ठीक है, वो बैलेंस हो रहा है आपका कम। इसका क्या मतलब है, ओपनिंग भी आपका वही है, नॉर्मल बैलेंस है, 3633 क्रेडिट बैलेंस है, 3633 में कोई चीज डेबिट हो रही है और बैलेंस कम हो रहा है, यानी कि ये क्रेडिट बैलेंस है, और बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट बैलेंस नॉर्मल बैलेंस होता है, ओवरड्राफ्ट नहीं होता। तो ओपनिंग भी आपका नॉर्मल है, क्लोजिंग भी आपका नॉर्मल है, नहीं जरूरी नहीं है, यही तो मैं आपको कह रही हूँ, ओवरड्राफ्ट जवाब हो सकता है आपको वो सवाल में इस ना दे कंफ्यूज करने के लिए, ज्यादातर में गिवन होता है, हाँ ओवरड्राफ्ट लिखा हुआ होता है, लेकिन आपको फिर भी चेक जरूर कर लेना है, ठीक है, हो सकता है ना करे, ही इज नॉट, वैसे तो प्रैक्टिकली भी लिखा जाता है वैसे ओवरड्राफ्ट, लेकिन हो सकता है एग्जामिनर आपको टेस्ट कराओ कि जरा देखते हैं कि इसको पता भी है या नहीं पता कि बैलेंस के कॉलम में करते कैसे हैं, क्लियर है बात। तो यहाँ पे इन एनी केस आपको नजर आ रहा है कि आपके पास 12574 का बैलेंस था, उसमें कोई चीज डेबिट हुई 12115 बैलेंस बच गया, यानी कि ये कोई क्रेडिट बैलेंस है राइट। और क्रेडिट बैलेंस हमेशा क्या होता है, नॉर्मल बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस इन बैंक स्टेटमेंट, ये अकाउंट स्टेटमेंट है यानी कि बैंक स्टेटमेंट है, तो बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट बैलेंस रिप्रेजेंट हमारा डेबिट बैलेंस, एग्जैक्टली अगर बैंक स्टेटमेंट में डेबिट बैलेंस होगा तो वो ओवरड्राफ्ट होता है, हमारा ऑपोजिट होगा ना, अगर बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट बैलेंस आ रहा है यानी कि हमारा डेबिट बैलेंस, और उसका मतलब ये है कि बैलेंस पड़ा हुआ है बैंक अकाउंट में राइट, और अगर इनका डेबिट बैलेंस है यानी कि हमारा वो रिप्रेजेंट करता है क्रेडिट बैलेंस, और वो दैट रिप्रेजेंट ओवरड्राफ्ट, क्लियर है बात, सही है, मोहसिन जुलेखा जवाद क्लियर है जी, मोहसिन ठीक है, जबरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप इसको देखें जरा, इसमें अब हल्का सा चले नीचे चलते हैं, नीचे और चलते हैं, बस यहाँ पे आके आपका क्वेश्चन खत्म हो रहा है, और क्वेश्चन में वो क्या मांग रहा है, अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फॉर आबिद अली एंड ब्रदर्स एज एट 28 फरवरी, हम फरवरी के महीने में खड़े हुए हैं, आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग नेसेसरी एंट्रीज और करेक्शंस इन द बुक्स, और आगे वो ये बता रहा है ऑल अमाउंट्स अपीयरिंग इन द बैंक स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो ये बात जो उसने बोली है इसका कोई रीजन है, कोई वजह है, इसका कोई यूज होगा, देखते हैं क्या यूज होगा। तो एनीवे वो आपसे क्या मांग रहा है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट मांग रहा है आबिद अली एंड ब्रदर्स का, आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग नेसेसरी एंट्रीज और करेक्शंस इन द बैंक बुक, यानी कि वो ढके छुपे लफ्जों में क्या बोल रहा है कि आपको फॉर श्योर एडजस्टेड कैश बुक भी बनानी है राइट। फिर वो नीचे कह रहा है कि आउटलाइन 3 एडवांटेजेस ऑफ प्रिपेयरिंग अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑन अ रेगुलर बेसिस, तो ये आपका छोटा सा थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसको भी देख लेते हैं। अब हमें करना क्या है, एज पार्ट ऑफ आवर नॉर्मल प्रोसीडिंग्स हम क्या करते हैं, कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट को कंपेयर करते हैं। जब हम इसको कंपेयर करने पर आते हैं तो देखें इसमें क्या सिचुएशन है, एक एक करके लिखते हैं। इसमें आपके पास ओपनिंग बैलेंस एज पर बैंक बुक कितना आ रहा था, 991 आ रहा था। तो आप ओपनिंग बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट को देखते हो तो आपका ओपनिंग बैलेंस डिफरेंट आता है, 3633 इधर आ रहा है और 991 ऊपर बैंक बुक में आ रहा है 1 फरवरी 2013, यानी कि इस सवाल के अंदर ओपनिंग डिफरेंसेस आ रहे हैं राइट। लेकिन उन्होंने हमें पिछले महीने की कोई बीआरएस नहीं दी हुई, इन्होंने हमें जनवरी की कोई बीआरएस ही नहीं दी हुई कि हमें पता चले कि 3633 और 991 में डिफरेंसेस क्यों आ रहे हैं राइट।
इन्होंने अब हमें ये बात दी भी नहीं है, तो क्या क्वेश्चन आपका गलत है, इनकम्प्लीट है, नहीं कर सकते इसको अब? बिल्कुल भी नहीं, अब हम कर सकते हैं। मैंने जो आपको ये बात बताई है कि आपके पास नॉर्मली अगर मई के महीने में कोई डिफरेंसेस आ रहे हैं तो आपने चेक ये करना है कि जून के स्टार्टिंग में क्या वो डिफरेंसेस रिजॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे, राइट? और वो नॉर्मली अनक्रेडिटेड डिपॉजिट वगैरह होते हैं। अनप्रेजेंटेड चेक तो खैर इतना कॉमन नहीं है, लेकिन कह भी सकते हैं अनप्रेजेंटेड चेक्स भी इस तरह से हो सकते हैं कि भाई आपने 28 मई को इशू कर दिए थे या 31 मई को इशू कर दिए थे, 31 मई को आपने वो इशू कर दिए थे चेक, और वो बंदा आज के दिन ही नहीं जा सका, वो एक दो दिन के बाद गया पैसे निकालने के लिए, तो इन एनी केस वो जून के स्टार्टिंग में ही आपको नजर आ रहे होंगे पेमेंट होती हुई, राइट? बस फर्क सिर्फ इतना होगा कि क्योंकि वो आपने ट्रांजैक्शन, वो चेक आपने इश्यू या रिसीव किया है वेरी क्लोज टू मंथ एंड, तो चांसेस हैं कि वो मंथ एंड तक क्लियर नहीं हुए होंगे, राइट? ना ही आपके आउटस्टैंडिंग चेक प्रेजेंट हुए होंगे और ना ही आपके अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स क्लियर हुए होंगे। क्लियर हो रही है बात? तो आपने चेक ये करना है, अगर आपको ओपनिंग में डिफरेंसेस आ रहे हैं, ओपनिंग बैलेंस में डिफरेंसेस आ रहे हैं और आपको पिछले महीने की बीआरएस भी नहीं दी हुई, तो आपने इस महीने की बैंक स्टेटमेंट के शुरू की ट्रांजैक्शंस को गौर से देखना है, राइट? उसको अभी देखते हैं किस तरह से करेंगे उसको। अब चलें, ठीक है, 991 तो आपका टिक नहीं हुआ। अब एक एक करके बाकी आइटम्स को देखते हैं। बैंक बुक की डेबिट साइड को कंपेयर करना है आपने क्रेडिट कॉलम से। 2386 ये आपको मिल गया, इसको मैंने टिक कर दिया और इसको मैंने यहाँ पे टिक कर दिया। फिर आपके पास आ रहा है 3009, 3009, ठीक है, ये हमने यहाँ पे टिक कर दिया। फिर आपके पास आ रहा है 15414, यहाँ पे देखते हैं तो 15414 भी आ रहा है, इसको भी आपने यहाँ पे टिक कर दिया। फिर आपके पास आ रहा है 12221, इधर जाके देखते हैं तो 12221 करके कोई आइटम आपके पास नहीं है, राइट? 12122 है लेकिन 12221 नहीं है, तो आपने इसको भी खाली छोड़ दिया। फिर 2055 क्रेडिट कॉलम में 2055 कोई कुछ भी नहीं है, इसको भी आपने छोड़ दिया। 3120 क्रेडिट साइड पे, इसको हमने कंपेयर करना है डेबिट कॉलम से। 3120 नाम के नंबर की भी कोई चीज आपको नजर नहीं आ रही है ना, तो 3120 भी आपका मैच नहीं हुआ। क्लियर है? फिर 4092 आपने चेक किया, चेक नंबर, अब देखें यहाँ पे पेमेंट साइड पे आपको चेक नंबर्स भी नजर आ रहे हैं, ठीक है, चेक नंबर्स भी नजर आ रहे हैं, लेकिन पहले आपने क्या किया, पहले आपने सिर्फ अमाउंट से कंपैरिजन की। 4092 ये आपको नजर आ गया, इसको आप अपने पास चेक भी कर लें, ठीक है। चेक नंबर 185, जितनी इंफॉर्मेशन मिली हुई है उससे जरा कंपेयर तो कर लें, आपका होगा ये एग्जैक्टली यही वाला चेक है, इसको तो हम टिक कर देते हैं। 918 है चेक नंबर 186, 918। अब आपको देखें क्या हो रहा है, ये यासिर है, स्टैंडिंग ऑर्डर है 918 का, इसमें चेक नंबर 186 का रेफरेंस नहीं डाला हुआ, अमाउंट इत्तेफाक से मैच कर रही है, लेकिन ये दोनों ट्रांजैक्शंस अलग अलग हैं। देखें क्या होता है, यहाँ पे आपने दिखाया कि मैंने चेक इशू किया है, ऐसा चेक जिसका नंबर है 186, आपको पता था कि आपने ये काम किया है। यहाँ पे क्या हुआ है, स्टैंडिंग ऑर्डर में आप कोई चेक थोड़ी इशू करते हो। 918 वाली फिगर में देखें, स्टैंडिंग ऑर्डर में आप कोई चेक तो इशू करते ही नहीं हो, राइट? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 918 और वो 918 इत्तेफाक से इन दोनों की अमाउंट सेम है, वरना ये ट्रांजैक्शंस बिल्कुल अलग अलग है, तो आपने इनको भी टिक नहीं करना। क्लियर है बात? अब आहिस्ता आहिस्ता हम ये सीख रहे हैं कि पर्टिकुलर्स को भी ध्यान देना जरूरी हो जाता है, ठीक है। आप पहली दफा चेक करो, मार्क करो, उसको फिगर को ढूंढो और फिर जरा एक नजर पर्टिकुलर्स और डिस्क्रिप्शन में भी मार लो कि क्या इनकी डिस्क्रिप्शन सेम है या नहीं। बात समझ आ रही है? मोहसिन, लेखा, जवाब, ठीक है। तो जब हमने 918 की डिस्क्रिप्शन चेक की तो हमें ये पता लगा कि इसकी डिस्क्रिप्शन मैच नहीं कर रही, तो हम इसको छोड़ देंगे। फिर आपके पास है 565, वो आपने यहाँ पे कंपेयर किया, डीडी सुपर लिमिटेड 565, ये आपको मिल गई। इसी तरह 2441 मतीन आपने चेक किया तो 2441 अगेन आपको यहाँ पे नजर नहीं आएगा, राइट?
इसको अभी रहने दें, इसको मैं अभी समझाती हूँ कि क्या है। इसके केस में हम पर्टिकुलर्स नजर आ रहे हैं आपको 187, लेकिन इसको अभी हम बाद में देखेंगे। 4588 को देखते हैं तो 4588 भी आपको नजर नहीं आ रहा। फिर आपने देखा 1229 देखें, बिल्कुल नजर आ रहा है। ताबिश लिमिटेड स्टैंडिंग ऑर्डर है, इसकी डिस्क्रिप्शन भी मैच कर रही है। 1229 को आपने यहाँ पे टिक कर दिया। 4771 सैलरीज हैं, तो 4771 सैलरीज ट्रांसफर, ये आपने यहाँ पे टिक कर दिया, ठीक है। 4771। फिर आपके पास है 947 देख रहे हैं, 947 नजर ही नहीं आ रहा। इसी तरह 1652 चेक करें, 1652 भी आपको लिस्ट में डेबिट साइड पे नजर नहीं आ रहा, राइट। एंड देन यू हैव क्लोजिंग बैलेंस। तो जो हमारे पास अब आइटम्स अनटिक्ड रह गए हैं बैंक बुक के अंदर और बैंक स्टेटमेंट के अंदर, यानी कि वो दोनों में से किसी एक जगह पर मौजूद हैं, राइट। अब आपको क्या करना है, फौरन से आपने काम शुरू नहीं करना। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि इन्होंने ये जो नीचे लाइन दी हुई है, ऑल अमाउंट्स अपेयरिंग इन बैंक स्टेटमेंट आर करेक्ट, इसका कोई पर्पस है, इसका कोई यूज है। अब जरा आप इधर आ जाएं। हमने यहाँ पे एक दफा जो आइटम्स अभी आपके अनटिक्ड रह गए हैं ना, जो मैच नहीं कर रहे, जरा उनके ऊपर दोबारा गौर करते हैं। हमारे पास डेबिट साइड पे एक आइटम आ रहा है 12221, राइट। 12221 हमें यहाँ पे नजर नहीं आया था बैंक स्टेटमेंट में, लेकिन जरा आप ये फिगर देखें 12122 मिलती जुलती फिगर है, अमाउंट है, मतलब एग्जैक्टली मतलब इट्स नॉट वेरी क्लोज टू द ओरिजिनल अमाउंट, लेकिन इसमें डिजिट्स वही वाले हैं 12122 और 12221। ऐसे लग रहा है कि जिस तरह से आखिरी 3 डिजिट्स को लिखते हुए हमने गलती कर दी हो, राइट। या तो हमने गलती की हो या बैंक ने गलती की हो, राइट। आप जरा इसको कोरोबोरेट करेंगे, इसको मैच करेंगे। जुबैर मर्चेंट की आपने एंट्री कौन सी डेट पे की है? 21 फरवरी 2013 में, 2013 को आपने अपने कैश बुक को डेबिट किया और बैंक स्टेटमेंट ने ये फिगर क्रेडिट किया, यानी ट्रीटमेंट उसकी एग्जैक्टली हमारी वाली है। डिपॉजिट दिखाया और कौन सी डेट पे? सेम डेट पे 12 फरवरी 2013। तो हमें ये लग रहा है, साफ साफ पता लग रहा है कि ये सेम ही ट्रांजैक्शन है, सिर्फ फिगर लिखते हुए 12 उधर भी है, 12 इधर भी है। 122 बैंक स्टेटमेंट में आ रहा है, 221 आ रहा है हमारी कैश बुक में, राइट। बात समझ आ रही है? तो है ये सेम ही ट्रांजैक्शन, लेकिन दो अलग फिगर्स हैं। अब इन दोनों फिगर्स में से ठीक कौन सी फिगर है, इसके लिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऑल अमाउंट्स अपेयरिंग इन द बैंक स्टेटमेंट आर करेक्ट, यानी कि नहीं, इत्तेफाक नहीं होता मोहसिन, वो इत्तेफाक से डेट ने सेम नहीं हो सकती। आपने कोई काम किया था 21 फरवरी को, आपने कोई चेक डिपॉजिट कराया था 21 फरवरी को, तो वो उसी डेट पे क्लियर हो गया ना। मतलब बैंक वही काम करेगा ना विद दी, मतलब 1-2 दिन के डिले ज्यादा से ज्यादा आ सकता है, लेकिन हो सकता है सेम डेट पे भी क्लियर हो जाए। बात समझ आ रही है? ये आपकी सारी ट्रांजैक्शंस रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो ये जो डेट्स हैं ये भी क्लोज टू द डेट ऑफ योर ट्रांजैक्शन होगा, या तो सेम डेट हो सकती है या 1-2 दिन के बाद हो सकती है, ठीक है। तो ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता है कि और कोई, आप मुझे एक बात बताओ, बैंक से रिलेटेड 21 फरवरी को बैंक से रिलेटेड आपको बैंक बुक में कोई और ट्रांजैक्शन नजर आ रही है? देखो आपके पास, आपने ये वाले चेक्स डिपॉजिट करवाए थे और ये सारे चेक्स आपको बैंक स्टेटमेंट में भी नजर आ रहे हैं। आप ये बात भी आर्ग्यू नहीं कर सकते कि ओ अच्छा हो सकता है कि ये पिछले किसी चेक की क्लियरेंस आ रही हो 3, 4, 5, 6 दिन के बाद, राइट। तो पिछले जितने भी चेक्स थे वो तो फिगर्स आपको वैसे ही नजर आ रही हैं। 12221 की फिर आपने चेक डिपॉजिट कराया 21 फरवरी को और वो 21 फरवरी को ही क्लियर हो गया, वो आपके बैंक स्टेटमेंट में भी आ रहा है, ये कोई और ट्रांजैक्शन हो ही नहीं सकती, राइट। तो हमने ये कहा कि बैंक स्टेटमेंट में 12122 की जो फिगर है इसको भी अब हम टिक कर देते हैं कि इसमें कोई मसला नहीं है। मसला किसमें है? वो ये कह रहा है कि बैंक स्टेटमेंट वाली फिगर ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमने 12221 को रिकॉर्ड करते हुए गलती कर दी थी, ये हमारा क्या हो जाएगा? कैश बुक एरर। क्लियर है? इसको हम
अनमार्क्ड ही रहने देंगे कि इसकी हमने एडजस्टमेंट करनी है। फिर आप आए 2055 में, तो खैर क्रेडिट कॉलम में अब कोई आइटम बचता ही नहीं है और 2055 अब नजर भी नहीं आ रहा, उससे मिलती जुलती फिगर भी कोई नजर नहीं आ रही, यानी कि ये आपका क्या है, ये आपका सही सेंस में अनक्रेडिटेड डिपॉजिट है। क्या आपने डिपॉजिट होता हुआ दिखा दिया, बैंक ने इसको दिखाया ही नहीं, भले ठीक फिगर पे भले गलत फिगर पे, राइट। फिर आप आ जाए इधर क्रेडिट साइड पर आते हैं, पहला ही आइटम जो आपका अनटिक्ड है वो है 3120 चेक नंबर 184। अब आप इधर आए, डेबिट कॉलम में आपको चेक नंबर 184 ये नजर आ रहा है, लेकिन इसके आगे फिगर कितनी है 1320। अब आप ये बात तो कह नहीं सकते कि जी चेक हो सकता है हमने 3120 का इशू किया और उसमें से बंदे ने पेमेंट सिर्फ 1320 की निकाली हो, नहीं, ऐसा नहीं होता। जितने अमाउंट चेक पे लिखा होगा वो पूरी की पूरी या तो अमाउंट मिलेगी या निकलेगी हमारे बैंक अकाउंट से, राइट। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि चेक नंबर 184 भी आपका प्रेजेंट हो गया था, राइट। चेक नंबर 184 की आपने भी पेमेंट दिखा दी। पेमेंट साइड की जो ट्रांजैक्शंस है ना उनको आप चेक कर सकते हो चेक नंबर्स वगैरह से, वरना जरूरी नहीं है कि डिस्क्रिप्शन मैच करे। जिस तरह यहाँ था देखो, जुबैर मर्चेंट लिखा हुआ था कैश बुक में और बैंक स्टेटमेंट में सिंपली क्या लिखा हुआ था, क्लियरिंग, राइट। तो बैंक थोड़ी जरूरी नहीं है कि वो पार्टी के नाम भी आपको लिख के बताए। डिपॉजिट के केस में हो सकता है आपको चेक नंबर्स भी दे दे, डिपॉजिट के केस में तो आप उससे भी चेक कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन हो, कोई और इंफॉर्मेशन हो, जो भी इंफॉर्मेशन हो पॉसिबल, उसको आपने देखना है। डेट्स भी देखो कितनी बड़ी इंडिकेशन है। रेलेवेंट नेम कहां पे हो रहा है, देखो मोहसिन इधर कहां रेलेवेंट नेम आ रहा है। ये जो 12122 वाली ट्रांजैक्शन थी, हमारी बुक्स में किसका नाम आ रहा था, जुबैर मर्चेंट का। बैंक बुक में देखो किसी का नाम आ रहा है, नहीं, क्लियरिंग लिखा हुआ है बस। तो जरूरी नहीं है कि आपको नाम हर जगह लिखा हुआ उससे आप फौरन से मैच कर जाएं, आपको फिर दूसरी डिटेल्स को भी देखना होगा। आपने ये देखना है कि हमारा अगर डेबिट हो रहा है तो उनकी क्रेडिट कॉलम में नजर आना चाहिए। क्रेडिट कॉलम में उससे मिलती जुलती एक फिगर नजर आ रही है, उसकी डेट चेक कर ली, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में आप जा ही नहीं सकते। डिस्क्रिप्शन में आपके पास सिर्फ क्लियरिंग लिखा हुआ है, इसको कैसे पता चलेगा कि जुबैर मर्चेंट वाली क्लियरिंग है। अगर दूसरी जगह, अगर अकाउंट स्टेटमेंट में भी फॉर एग्जांपल जुबैर मर्चेंट यहाँ लिखा होता क्लियरिंग की जगह, या क्लियरिंग के आगे लिखा होता जुबैर मर्चेंट, तो यस, वो तो फिर एक इंडिकेशन है ना, क्लियर इंडिकेशन है वो तो, ठीक है। उसमें तो फिर पूछने की कोई बात ही नहीं है कि इसमें अगर गिवन हो तो फिर चेक करेंगे नहीं करेंगे, तो फिर क्लियर इंडिकेशन है कि हाँ भाई अब तो पक्का पक्का कंफर्म हो गया कि जुबैर मर्चेंट का। लेकिन इधर हमने दूसरी इंफॉर्मेशन को यूज करके हिंट लिया है कि ये जुबैर मर्चेंट वाली ही क्लियरिंग हुई है। क्लियर है, चलें। तो अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास चेक नंबर 184 पेमेंट साइड पे हमें नजर आ रहा है, बैंक स्टेटमेंट में नजर आ रहा है, बैंक स्टेटमेंट में भी नजर आ रहा है चेक नंबर 184, राइट। ये चेक नंबर 184 है जो कि अब थोड़ा क्लियर नहीं है, ये रहे चेक नंबर 184 आपको यहां भी नजर आ रहा है, राइट। लेकिन इधर इसके सामने, और ये डेबिट होता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि बैंक ने इसकी पेमेंट होते हुए दिखा दी, लेकिन इधर फिगर डिफरेंट है, उधर फिगर डिफरेंट है, इसलिए ये अनटिक्ड रह गए थे, राइट। तो अब हमें क्या करना है, अब हमने ये करना है कि क्योंकि एक बैंक स्टेटमेंट में गिवन फिगर सारी ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमने गलती की है। बच्चे अगर चेक नंबर ही डिफरेंट है तो इसका मतलब है कि वो ट्रांजैक्शन ही अलग है ना। अगर चेक नंबर 184 या ना होता तो हम चुपचाप इसको अनप्रेजेंटेड में ले जाते हैं कि अनप्रेजेंटेड चेक है, इसकी ये प्रेजेंट ही नहीं हुआ अभी तक बैंक में, ठीक है। क्योंकि चेक आपका सेम आ रहा है लेकिन फिगर डिफरेंट आ रही है, इस वजह से हम कह रहे हैं ना कि ये तो चेक नंबर सेम है, ये तो सेम ट्रांजैक्शन है, ये तो सेम चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फिर अमाउंट क्यों डिफरेंट है, अमाउंट इसलिए डिफरेंट है क्योंकि हमने अपने पास एरर किया हुआ है। और कैसे पता है कि हमने एरर किया हुआ है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में गिवन है कि ऑल अमाउंट्स गिवन इन द बैंक स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो हम ये कहेंगे कि 1320 वाज द करेक्ट अमाउंट ऑफ द चेक, लेकिन हमने अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड करते हुए 3120 लिख दिया। क्लियर है यहाँ तक। फिर हम आते हैं 918 पे। 918 को जरा चेक कर लें, क्या चेक नंबर 186 के नाम का कोई इसमें आइटम आ रहा है, आप जल्दी से चेक करते हो। चेक नंबर 186 वैसे ही नहीं आ रहा है इधर। 918 जो ये आ रहा था, हम कह रहे थे कि एक डिफरेंट ट्रांजैक्शन है, यानी कि ये चेक अभी भी क्या है, अनप्रेजेंटेड है इन ट्रू सेंस, राइट।
फिर हम आते हैं मतीन, 187 है चेक नंबर और 2441 उसकी फिगर है। जब हम अकाउंट स्टेटमेंट को देखते हैं तो हमें चेक 187 ये नजर आ गया, चेक नंबर 187 नजर आ गया, लेकिन इसकी अमाउंट कितनी है 2414, यानी कि ये बैंक स्टेटमेंट में ठीक है, हम लोगों ने रिकॉर्ड करते हुए इसको 2441 लिख दिया था, 2414 होना चाहिए था, ये कैश बुक एरर हो गया। क्लियर है? इसी तरह मजहर पर आते हैं, चेक नंबर 1884588, जब आप दोबारा से अपनी अकाउंट स्टेटमेंट को स्किम करते हो तो चेक नंबर 188 भी आपको यहाँ नजर आ रहा है, यानी कि आप ये कहोगे कि अगर हम इस तरह से कंपैरिजन ना करते दोबारा से तो क्या होता, हमें लगता है कि चेक नंबर 188 अभी तक अनप्रेजेंटेड है, लेकिन क्या ये अभी तक अनप्रेजेंटेड है फरवरी के महीने के आखिर पे? नहीं, ये तो आपका 27 फरवरी को प्रेजेंट भी हो गया था फॉर पेमेंट, और पेमेंट इसके अगेंस्ट होती हुई नजर भी आ रही है, बैंक ने पैसे दे भी दिए थे सामने वाली पार्टी को, राइट? लेकिन डिफरेंस क्या था? डिफरेंस ये था कि करेक्ट अमाउंट थी 5488 और हमने इसको अपनी कैश बुक में लिखते हुए 4588 कर दिया। 5 और 4 को हमने इंटरचेंज कर दिया, 4 की जगह 5 लिख दिया, 5 की जगह 4 लिख दिया। क्लियर है? तो ये हमने कैश बुक एरर किया है, हमने रिकॉर्ड करते हुए कोई गलती कर दी। फिर आप आते हो चेक नंबर 189 और 190 को जरा स्किम करें, चेक नंबर 189 और 190 आपको नजर नहीं आ रहे, यानी कि ये भी क्या है, ट्रू सेंस में अभी तक अनप्रेजेंटेड एंड दैट्स इट। तो अब ये टिक करने के बाद आपके पास जो पोजीशन आई वो ये पोजीशन आई कि आपको बैंक स्टेटमेंट में काफी ऐसे आइटम्स थे जिनको आपने टिक कर दिया आगे से, राइट? कि वो भी अभी आपके कैश बुक में उनकी भी एडजस्टमेंट अभी सिर्फ जस्ट फॉर द सेक ऑफ कैश बुक एरर। अभी भी एक और चीज रहती है, और वो क्या चीज रहती है, आपके पास जो ओपनिंग बैलेंसेस में डिफरेंसेस थे 991 और 3633 के, अभी तक उन याद है ना हम क्या करते थे, जो कल हमने सवाल किया था, पहले हमने कैश बुक को मैच किया बैंक स्टेटमेंट से और फिर बैंक स्टेटमेंट को मैच किया पिछले महीने की बीआरएस से, तो हमारे काफी और आइटम्स भी टिक हो गए थे, है ना, जो कि डिफरेंस नहीं रहते थे। अब यहाँ पे क्या सिचुएशन है, यहाँ पे तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ फरवरी की ही इंफॉर्मेशन है, फरवरी का कैश बुक है, फरवरी का बैंक स्टेटमेंट है, राइट? जो क्या है, सॉरी जुलेखा, कैन यू रिपीट? बाबर है, बाबर कौन है? बाबर कहाँ गया? बाबर, हाँ जी, 918 क्या इश्यू आ रहा है इसका? हाँ जी, इक्वल थोड़ी करता है, देखो यही तो मैं आपको भी बता रही थी, बाबर है, बिल्कुल इधर देखो, इत्तेफाक से 918 दो ट्रांजैक्शन थी जिनकी अमाउंट थी 918। बाबर को हमने चेक इशू किया था 186 का और हमने पेमेंट दिखा दी। बैंक स्टेटमेंट में जो 918 की फिगर आ रही है वो बाबर के चेक की पेमेंट नहीं है, वो स्टैंडिंग ऑर्डर कोई था, ये अलग ट्रांजैक्शन थी। बात समझ आ रही है? इसलिए हमने टिक नहीं किया, ट्रांजैक्शन को सेम भी तो होना चाहिए ना, ठीक है, भले फिगर मैच करिए, लेकिन जब आपने डिस्क्रिप्शन मैच की, जब डिस्क्रिप्शन को चेक किया तो आपको पता चला कि ये चेक नंबर 186 की पेमेंट नहीं है। स्टैंडिंग ऑर्डर के अंदर कोई चेक इन्वॉल्व होता है? नहीं। स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होता है, आपका बैंक डायरेक्टली पेमेंट कर देता है किसी दूसरी पार्टी को, उसमें चेक तो इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा। तो आपके बैंक ने 918 की पेमेंट की थी यासिर को, आपने चेक किसको इशू किया था? बाबर को। दोनों अलग अलग पार्टीज है ना, यानी कि ये दोनों अलग अलग ट्रांजैक्शंस हैं। बाबर की रिकॉर्डिंग बैंक स्टेटमेंट में नहीं हुई हुई, यासिर की रिकॉर्डिंग कैश बुक में नहीं हुई हुई, तो आपने अब ये दोनों अलग अलग ठीक करना है। क्लियर होगी बात? सही है। अच्छा, अब हम आते हैं ओपनिंग बैलेंस के किस्से पे। अब हमने कल ये चीज देख ली थी कि अगर हमारा डिफरेंस आ रहा है किसमें, जब हमारा ओपनिंग में डिफरेंस आएगा कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट में, तो हमारी अप्रोच तो पहले ये रहेगी कि पहले हम नॉर्मल तरीके से कंपेयर करेंगे किसको, कैश बुक
विद बैंक स्टेटमेंट। हमने कैश बुक को पिक करना है और कैश बुक के आइटम्स को एक एक करके ट्रेस करना है बैंक स्टेटमेंट में, राइट। तो कैश बुक की कंपैरिजन कर रहे हैं बैंक स्टेटमेंट से, और फिर आपको क्या करना है, इस महीने की बैंक स्टेटमेंट को कंपेयर करना है किससे, ये हमने कल अप्रोच बनाई थी, राइट। और चाहें तो इसको आप याद भी कर लें, लिख भी लें अपने पास। ठीक है, तो हमने इस तरह से किया, बैंक स्टेटमेंट को कंपेयर किया विद पिछले महीने की बीआरएस इफ गिवन, राइट, अगर गिवन है। तो इधर क्या सिचुएशन है, इधर तो हमें पिछले महीने की बीआरएस गिवन ही नहीं है, इधर तो हमें जनवरी के महीने की बैंक रिकंसिलिएशन गिवन ही नहीं है। सिर्फ क्या गिवन है हमें, सिर्फ हमें गिवन है फरवरी के महीने की बैंक बुक और फरवरी के ही महीने की बैंक स्टेटमेंट। अब आपको ये नजर आ रहा है कि ओपनिंग बैलेंस में भी डिफरेंसेस हैं, 3633 और 991। जरा अमाउंट निकाले कि डिफरेंस कितने क्या है, कितने का डिफरेंस है, कितना आ रहा है डिफरेंस रुपीज में, 3633 माइनस 991, 2642। ठीक है, तो हमने ये देखा कि आपके पास कैश बुक का बैलेंस कितना है, 991। बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस कितना है, 3633, और जो डिफरेंस है वो कितना है, 2642 का। अब थोड़ा सा इसको कोशिश करते हैं समझने की। आपके पास कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट के जो रीजंस है डिफरेंसेस के, वो क्या क्या हैं, वो टाइमिंग डिफरेंसेस है, राइट। कौन कौन से हैं, या तो अगर आपके पास कोई अनक्रेडिटेड डिपॉजिट है तो आपका दोनों बैलेंस में डिफरेंस आएगा, या आपके पास अगर अनप्रेजेंटेड चेक्स हैं तो आपके पास डिफरेंस आएगा, या फिर अगर बैंक ने कोई गलती की हुई है तो आपका डिफरेंस आ सकता है। लेकिन बैंक एरर होना इज समथिंग अनयूजुअल, वो अगर सवाल में गिवन होता है खास तो ही हम इसको रिकॉर्ड करते हैं, राइट। और हमने देखा कि जरूरी नहीं है कि हर जगह बैंक ने एरर किया हो, लेकिन हमें नजर आ रहा है कि तकरीबन हर सिनेरियो में ये दोनों आइटम्स तो होते ही होते हैं। बात समझ आ रही है। तो अब हम जरा इसको देखते हैं, अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स में क्या होता है। अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स में हमने दिखाया हुआ होता है कि बैंक में पैसे आ गए, राइट, कैश बुक के हिसाब से बैंक में पैसे आ गए, रिसीट आ गई, और बैंक स्टेटमेंट कहता है कि रिसीट अभी तक नहीं आई, यही बात है। तो अगर मैं अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स की बात करूं तो कैश बुक के हिसाब से हमारा बैंक बैलेंस ज्यादा होगा, बैंक स्टेटमेंट की वजह से हमारा बैंक बैलेंस कम होगा बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से, राइट। क्योंकि हम कह रहे हैं अनक्रेडिटेड डिपॉजिट के केस में कह रहे हैं कि जी हमारे पास पैसे आ गए, बैंक कह रहा है अभी तक नहीं आए। ऑन दी अदर हैंड अनप्रेजेंटेड चेक्स के केस में क्या होगा, अनप्रेजेंटेड चेक्स के केस में हम क्या कहते हैं कि हमने पेमेंट कर दी, पैसे हमारे अकाउंट से निकल गए, बैंक कहेगा कि कोई पेमेंट नहीं हुई, पैसे अभी भी आपके बैंक में पड़े हुए हैं। तो बैंक स्टेटमेंट ये कह रहा है आपके पास पैसे बहुत पड़े हुए हैं, बैंक हम कहेंगे कि जी नहीं हमने तो पेमेंट कर दी, यानी कि उस सिनेरियो में हम ये कहेंगे कि हमारा कैश बुक का बैलेंस कम होगा, बैंक स्टेटमेंट का ज्यादा होगा। अब यहाँ पे देखें आपके पास डिफरेंस कितने का है, 2642। आपको उन्होंने पिछले महीने की बीआरएस भी नहीं दी हुई कि आपको ये पता चले कि 2642 का आइटम्स कौन कौन से, कि डिफरेंस क्यों आ रहा है। अब आप वापस इधर आए, मैंने आपको अभी ये बात बोली कि जो पिछले महीने का डिफरेंस आ रहा होता है वो सारा का सारा आ रहा होता है किस चीज के लिए, ऐसे आइटम्स की वजह से जो कि बैंक के पार्ट पे लैगिंग है, राइट। तो हमने करना क्या है, जनवरी के महीने में जो डिफरेंस आ रहा था उसको हमने चेक करना है कि क्या वो फरवरी के महीने में शुरू ही के कुछ दिनों में एडजस्ट तो नहीं हो गया।
बैंक ने उनसे रिलेटेड एंट्रीज पास तो नहीं कर दी। अब देखें यहाँ पे आपके पास बैंक स्टेटमेंट में ओपनिंग बैलेंस आ रहा है और फिर 1 फरवरी को ही चेक नंबर 181 और 182 डेबिट होते हुए नजर आ रहे हैं, राइट। डेबिट होना यानी कि बैंक पेमेंट दिखा रहा है। आप जरा कैश बुक में आए, क्या आपने 1 फरवरी को कोई पेमेंट की हुई है? कैश बुक में कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की हुई है कि मैंने 1 फरवरी को ये चेक इशू किए? ये देखें 4 फरवरी से स्टार्ट हो रही है पेमेंट, उससे पहले कोई पेमेंट नहीं है। तो फिर ये बैंक ने क्यों पेमेंट दिखाई हुई है? 1 फरवरी को उसने 182 और चेक नंबर 181 की पेमेंट क्यों दिखाई हुई है? ये गलत कर दिया उसने। हमने तो ऐसी कोई पेमेंट नहीं की थी, कैश बुक में नजर आ रहा है कोई ऐसी पेमेंट नहीं है। ये है लास्ट मंथ का अनप्रेजेंटेड चेक। ये लास्ट मंथ आपने चेक नंबर 181 और 182 इशू कर दिए थे, राइट। तो लास्ट मंथ क्या हुआ था? लास्ट मंथ आपने पेमेंट दिखा दी थी चेक 181 और 182 की अपनी कैश बुक के अंदर, और बैंक कब दिखा रहा है? बैंक दिखा रहा है इस महीने में, फरवरी के मंथ में। बात समझ आ रही है? तो अब ये जो दोनों आइटम्स है जरा इनको ऐड करें, 440 और 2202। ये जो अगला आइटम है 2386, ये तो हमारे ही महीने से परटेन कर रहा है इसीलिए टिक हुआ हुआ है ना। आप जरा 440 और 220 को ऐड करें, आंसर वही आ रहा है 2642। आपको पता लग गया कि 2642 का रीजन क्या था? रीजन ये था कि पिछले महीने में जनवरी के आखिर में 2 चेक्स आपके अनप्रेजेंटेड थे जिनका टोटल था 2642, और वो क्या हुआ? जनवरी के महीने में वो अनप्रेजेंटेड थे, फरवरी के महीने में वो प्रेजेंट हो गए और पेमेंट बैंक स्टेटमेंट ने भी दिखा दी। तो अब इन दोनों चेक्स को आपने देखो अनटिक नजर आ रहे हैं ना, ये अनटिक नजर आ रहे हैं, यानी कि हमें अपेरेंटली लग रहा है कि सिर्फ बैंक स्टेटमेंट ने रिकॉर्ड किए हुए, इनको कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं है। लेकिन असल में हुआ क्या है कि ये पेमेंट कैश बुक में जनवरी के महीने में रिकॉर्डेड है, इसीलिए तो ये रीजन फॉर डिफरेंस है ओपनिंग का। बैंक रिकंसिलिएशन में जोन से आइटम्स आते हैं, बीआरएस में हम क्या कहते हैं? बैंक रिकंसिलिएशन में जो क्या कहते हैं, जो डिफरेंसेस होते हैं वो क्यों होते हैं कि उसमें हमने कैश बुक में रिकॉर्डिंग कर ली होती है, बैंक स्टेटमेंट में अभी तक रिकॉर्डिंग नहीं होती। तो ये जनवरी के महीने में डिफरेंस इसीलिए राइज हुआ था क्योंकि हमने कैश बुक में 404 और 2202 को रिकॉर्ड कर लिया था, बैंक स्टेटमेंट ने रिकॉर्ड नहीं किया था। बैंक ने इसको कब रिकॉर्ड किया? बैंक स्टेटमेंट में ये कब आया है? फरवरी के महीने में। तो जनवरी के महीने में हमने पेमेंट दिखा दी, फरवरी के महीने में बैंक ने पेमेंट दिखा दी। शुड इट बी अ रीजन फॉर डिफरेंस एनीमोर? आपका जवाब आएगा नो। इन दोनों ट्रांजैक्शंस को भी हमने क्या कर देना है? टिक कर देना है कि इन दोनों ट्रांजैक्शन से रिलेटेड अब हमारी कैश बुक और बैंक का बैलेंस अब मैच कर रहा है। बैंक ने भी पेमेंट दिखा दी और हमने तो जनवरी के महीने में दिखाई दी थी। क्लियर है बात? तो अब देखें यहाँ पे आपको पिछले महीने का बीआरएस नहीं दिया था, लेकिन आपको पता चल गया कि अब बीआरएस में कौन कौन से आइटम्स थे। बीआरएस में बैलेंस एज पर एडजस्टेड कैश बुक था 991, उसमें आपने ऐड किया अनप्रेजेंटेड चेक 440 और 2202 को, तो आपका आंसर आ गया होगा बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट 3633। तो क्लियर है? देखो या तो वो आपको अमाउंट देगा, या तो आपको वो बीआरएस देगा पिछले महीने का, या फिर वो आपको इस तरह से इंफॉर्मेशन दे देगा। कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी इन एनी केस, ठीक है। अब इधर तो इत्तेफाक से क्या हुआ? इधर तो इत्तेफाक से 36 जो ओपनिंग में डिफरेंसेस थे वो सारे के सारे एडजस्ट हो रहे हैं इस उसमें महीने में, राइट। पूरे के पूरे 2642 प्रेजेंट ही हो गए इस महीने के शुरू में। तो ये तो ऑब्वियसली इसके बगैर सवाल नहीं हो सकता। जो हमने कल सवाल किया था जिसमें हमें बीआरएस गिवन था, उसमें हमने देखा था कि कुछ अनप्रेजेंटेड चेक अभी भी हमारे रहते हैं, राइट। इस महीने के आखिर में भी कुछ पिछले महीने वाले अनप्रेजेंटेड चेक कैरी फॉरवर्ड हो रहे थे, वो तो हमें वो सवाल में देगा तो ही हमें पता चलेगा ना। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इस सवाल में ये ना देता, ये चीजें ना देता, ना ही पिछले महीने की बीआरएस दी है और ना ही ये दोनों आइटम्स दिए हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि क्या डिफरेंस है?
राइट। तो फिर हम उसमें क्या करेंगे, हम उसमें ये कहेंगे कि जो ओपनिंग के डिफरेंस है ना वो अभी भी कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये सिचुएशन होती कि आपको ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 3633 का, कैश बुक का ओपनिंग बैलेंस वही 991 है, लेकिन आप ये देख रहे हो कि शुरू के दिनों में ऐसे कोई आइटम्स नहीं है जो कि इस डिफरेंस को जस्टिफाई कर सके। इनके ऊपर तो वैसे ही आपने टिक कर दिया, ये टिक हो गया, ये टिक हो गया, ये टिक हो गया, राइट। अब ये जो 551 है डायरेक्ट डेबिट है, ये तो इसी महीने से पर्टेन करेगा। क्यों डायरेक्ट डेबिट इसी महीने से पर्टेन करेगा? क्योंकि आपको पता है उसमें ऑनलाइन ट्रांसफर की बात होती है, उसमें कोई क्लियरेंस का इंतजार ही नहीं करना होता, प्रेजेंटेशन की कोई बात ही नहीं होती कि चेक प्रेजेंट करना, ये तो ऑनलाइन पेमेंट है, डायरेक्ट डेबिट, राइट। तो अब अगर इस तरह का कोई सवाल है कि उसमें आपके पास डिफरेंस जो है वो खत्म नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे, फरवरी के आखिर में बोलेंगे कि जो ओपनिंग का डिफरेंस था ना, और वो डिफरेंस क्या था, ओपनिंग का डिफरेंस कैसा था? ओपनिंग का डिफरेंस ऐसा था कि आपका कैश बुक का बैलेंस जो है वो कम है और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस ज्यादा है। तो इस सिनेरियो में हम कहेंगे कि क्योंकि अनप्रेजेंटेड चेक्स रह गए कोई, और वो महीने के आखिर, फरवरी के महीने के आखिर तक ही प्रेजेंट नहीं हुए, इसी वजह से ओपनिंग का बैलेंस भी हमारा ठीक नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ। बात समझ आ रही है? और ये अनप्रेजेंटेड चेक्स की सिचुएशन को कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, हमने उन चेक की पेमेंट दिखा दी होगी, इसीलिए हमारा बैलेंस कम आ रहा है, लेकिन बैंक ने अभी तक उनकी पेमेंट नहीं दिखाई हुई, इसीलिए बैलेंस वो ज्यादा दिखा रहा है, राइट। तो अगर आपका, इसको चाहे तो नोट कर लें, अगर आपका कैश बुक का बैलेंस कम है बैंक स्टेटमेंट से, तो इसका मतलब है कि आपके कोई अनप्रेजेंटेड चेक्स होंगे ज्यादा। और अगर ये ऑपोजिट है कि अगर कैश बुक ज्यादा बैलेंस दिखा रहा है, बैंक स्टेटमेंट कम बैलेंस दिखा रहा है, इसका मतलब है कि कोई अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स हैं जिनकी रिसीट आपने दिखा दी और अपना कैश बुक का बैलेंस बढ़ा दिया और बैंक ने अभी तक रिसीट दिखाई नहीं। क्लियर है बात? सही है मोहसिन, जवाब, जुलेखा, क्लियर है? बच्चे ये देखो हम क्लास में ये तो डिस्कस कर रहे हैं, फिर इस तरह तो फिर आप बोलोगे और सीए कैसे होगा, फिर सीए में ऐसी चीजें भी आ सकती हैं। तो क्लास में हम ये चीजें डिस्कस कर रहे हैं ना, इसीलिए ताकि आप, अगर इस तरह से आप नहीं सोचते थे, आपने कभी इस तरह से इसको नहीं सोचा, तो अब आप सोचना शुरू कर दो। आ तो गया ना समझ? बात तो वो है, मसला तो तब हो अगर आपको क्लासेस लेने के बावजूद आप इस तरह से सोचने के काबिल ना हो, वो दैट इज समथिंग प्रॉब्लमैटिक, वो एक इश्यू वाली बात है। तो हमने क्या करना है, 440 को भी टिक कर दिया, ये भी टिक्ड है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या पोजीशन है, हमने ओपनिंग जो डिफरेंसेस थे उनको भी देख लिया, हमने ड्यूरिंग द मंथ के जो डिफरेंसेस थे उनको भी देख लिया, अब जाके हम अपना काम कर सकते हैं। और वो काम क्या है कि आपको बनाना है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। क्लियर है जी? मोहसिन, उस्मान, जवाद, जुलेखा, उस्मान तो ले नहीं रहे क्लास जी। ओके करते जाए, अगर प्रॉब्लम कोई है, अगर नहीं है तो बोल दें। क्लियर है? चलें, जबरदस्त, बनाएंगे, वो वर्किंग में बनाएंगे, ठीक है, वो वर्किंग में बनाएंगे। आपसे मेन पूछा क्या जा रहा है, मेन तो आपसे पूछा, आपको बोला क्या जा रहा है सवाल में, देखे ना, देखो मैंने आपको तरीका भी बताया आंसर करने का। क्वेश्चन के अंदर आओ, रिक्वायरमेंट में क्या है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट वो मांग रहा है, आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग नेसेसरी एंट्रीज एंड करेक्शन इन द बैंक बुक, यानी कि वो ढके छुपे लफ्जों में मांग भी रहा है कैश बुक, आप उसको वर्किंग में दिखा दो, राइट। और मेन आपके उस पर क्या होगा, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो आपने जगह छोड़ देनी है बीआरएस की, चाहे तो वर्किंग भी पहले कर ले, मतलब उससे मसला नहीं होता है सच, एग्जामिनर आपका सोल्यूशन काट नहीं देता, लेकिन वो प्रेफर्ड मोड नहीं है आंसरिंग का। आंसर लिखने का भी एक तरीका है ना, प्रेजेंटेशन होती है, प्रोफेशनल एग्जाम्स आप दे रहे हो, राइट। तो इसको आपने हौच पौच तरीके से तो करना नहीं है, ठीक है। चले, मैं आपके सामने इसको खोल देती हूँ, लेट मी टेक अ ब्रेक ऑफ अ कपल ऑफ मिनट्स, ठीक है। आप लोग फिर
ये एक पेज पे आएगा नहीं, मसला ये है। चलो आप एडजस्टेड कैश बुक तो बनाओ। नहीं 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 जुलेखा, मैं आज 9:30 बजे तक ही क्लास लूंगी, ठीक है? आज 9:30 बजे तक ही इंशाल्लाह क्लास होगी, 9:30 9:40 तक, सही है? ओके चलो इसको आप जल्दी से बनाओ। लेट मी टेक अ कपल ऑफ मिनट्स ऑफ, सही है? चलें जी, मोहसिन और जवाद हो गया आपका भी। आपका एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस आना चाहिए 10653। और फिर जब आप इसको बीआरएस बनाएंगे, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, तो आपका बैलेंस आना चाहिए, आंसर आना चाहिए 12115, ठीक है? 12115 करेंगे। जी मोहसिन और जवाद, आप लोगों का रिप्लाई नहीं आ रहा, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, लगे हुए अभी तक? एडजस्टेड कैश बुक हो गया? ठीक है, यही बैलेंस आ रहा है 10653। क्रेडिट साइड पे कैरेट डाउन आएगा, मर्जी है, हाँ सेम ही होगा। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फॉर्मेट 2 से बनाएंगे तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट 12115 आप लिख देंगे, राइट? फिर उसमें क्या करेंगे? लेस करेंगे अनप्रेजेंटेड चेक और ऐड करेंगे अनक्रेडिटेड डिपॉजिट, तो आपका आंसर एग्जैक्टली 10653 आना चाहिए। बस ये है, फॉर्मेट में सिर्फ पोजिशनिंग है, ऊपर नीचे हुआ है, बाकी सब तो सेम ही है ना। आप फिर जब उनको एड लेस करेंगे तो आपका आंसर एग्जैक्टली वही आना चाहिए जो आपके एडजस्टेड कैश बुक का कैरी डाउन है, ठीक है? जिस भी तरीके से बना लें सेम आएगा आंसर आपका। ठीक है, डू आई नीड टू सॉल्व दिस? मुझे करने की जरूरत है इसको आपके सामने या नहीं? नहीं है, पक्की बात है, ठीक है? तो स्प्रिंग 2013 का हमने सवाल किया, इसमें सिर्फ देखो आसान नहीं था ये सवाल, ठीक है? आसान नहीं था, इसमें 2-3 चीजें हमें डिस्कस करनी थी, वो मैंने आपको करा दी है। तो आई होप अब आप लोगों को समझ में आ गई है कि किस तरह से आपको अपना थिंकिंग प्रोसेस जारी रखना है बीआरएस के केस में, वैसे ही जनरल इंट्रो टू अकाउंटिंग के अंदर। तो जो मेरा एनालिसिस है कि जो बच्चे अटेम्प्ट नहीं कर पाते, देखो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट्स का हमने लेक्चर अटेंड किया, बड़ा ही आसान था, है ना? बहुत ही आसान था, बस आपको समझ में आना चाहिए था कि स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होता है, डायरेक्ट डेबिट क्या होता है, क्रेडिट ट्रांसफर क्या होता है, अनप्रेजेंटेड चेक्स क्या होते हैं, अनक्रेडिटेड डिपॉजिट क्या होते हैं। लेकिन हमने फिर ये भी देखा कि उसी बेसिक कॉन्सेप्ट को, उसी सिंपल से कॉन्सेप्ट को आईकैप ने किस तरह से ट्विस्ट करके यहाँ पे टेस्ट किया हुआ, राइट? उसने आपको पिछले महीने की बीआरएस नहीं दी और उसने आपको कह दिया कि चलो जब इसको सॉल्व करो, राइट? तो J11 डिस्कस करना है, चलें ठीक है। J11 का कर लेते हैं डिस्कस, ये फिर मैं क्लोज करूं इसको, ठीक है? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आपका बन जाना चाहिए। अब इसको हम देखते हैं, बिल्कुल ठीक है, मैं इसके आंसर्स अभी बताती हूँ, ठीक है? J11 जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं इसका सोल्यूशन डाउनलोड कर दूं, फिर मैं सोल्यूशन ही आपके सामने कर दूंगी तो आंसर मतलब टाइम कम लगेगा, सही है? जस्ट गिव मी 2 मिनट्स प्लीज, मैं डाउनलोड कर लूँ। चलें जी, आपके सामने J11 और J14 का सोल्यूशन है। J11 का मैं क्वेश्चन भी खोल देती हूँ। J11 आपका ये था, ये सबने किया है, जुलेखा आपने भी किया ये जवाब? तो आपके पास ये वाली सिचुएशन थी, एग्जैक्टली वही वाला था जो हमने J13 क्वेश्चन क्लास में किया था कि आपको इन्होंने क्या दिया हो, उन्होंने आपको महीने के आखिर की कैश बुक दे दी और बैंक स्टेटमेंट का सिर्फ उन्होंने क्लोजिंग बैलेंस दिया हो, और उन्होंने आपको क्या दे दिया हो कि बैंक स्टेटमेंट में क्या एडिशनल आइटम्स आए थे वो आपको फिर अभी कैश बुक में एडजस्ट करना है, राइट? तो J11 का सोल्यूशन मैं आपके सामने खोल देती हूँ, ये है जी आपका सोल्यूशन। हाँ, बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड क्या होना चाहिए था? कैश बुक के अंदर आपने बेसिकली एक एरर कर दिया, और वो एरर क्या किया
कैश बुक का ओपनिंग बैलेंस कितना आना चाहिए था? 711। आपने कितना लिखा हुआ है फिगर? कितना लिखा हुआ है? 761। आपने लिखा हुआ है ओवरड्राफ्ट 761 का। ये अमाउंट कितनी होनी चाहिए थी? 711 होनी चाहिए थी, राइट? तो आपने ज्यादा से ओवरड्राफ्ट दिखाया हुआ है, तो 761 में से आप 50 क्या करोगे? डेबिट करोगे, रिसीट साइड पे दिखाओगे, राइट? तो ये आपको ये नजर आ रहा है 50 डेबिट हुआ हुआ। क्लियर है? निकालेंगे ना? निकाला तो है, ये रहा 642 का। आपने दोबारा ये आपके पास देखो क्या हुआ, बैलेंस अनएडजस्टेड बैलेंस कैरेट डाउन कितना है? 554 डेबिट साइड पे आ रहा है। इसको आपने क्रेडिट साइड पे बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दिया, राइट? फिर आपने क्या किया? 554 आपको पता है कि जो किस तरह से 554 आया, 554 में ये वाली फिगर भी शामिल होगी, उसका भी काम होगा, राइट? इस फिगर में आपको ये पता चला कि आपने जो ओरिजिनल कैश बुक बनाई थी उसमें आपने बैलेंस ब्रॉट डाउन को ज्यादा लिख दिया था, ओवरड्राफ्ट ज्यादा कर दिया था आपने 50 रुपीज से। तो आपने क्रेडिट साइड पे 50 रुपीज से ज्यादा की अमाउंट लिख दी थी, तो अब इसको ठीक करने के लिए आप 50 रुपीज दिखा दोगे डेबिट साइड पे। ये कर दिया आपने, ठीक है? और एक एक करके आपने बाकी सारी फिगर्स की एडजस्टमेंट की। ये आपने कैरेट डाउन की फिगर उठाई, आपने बाकी सारी एडजस्टमेंट की, और ये आपके पास आ गया बैलेंसिंग फिगर 642। ये आपका आया ना, आपका एडजस्टेड कैश बुक का एडजस्टेड बैलेंस 642। तो बस फिर आपने 642 को लेके ही बीआरएस बनानी है, वही तो हुआ है इसमें। इसको चेक कर लें, अगर कोई इश्यू है तो पूछ लें, फिर किसी और फिगर में डिफरेंस है। मोहसिन ठीक है? बैलेंस हो गया था आपका, रिकंसाइल हो गया था, ठीक है? जुलेखा बच्चे क्लियर है? जवाब हो गया, जबरदस्त। जुलेखा आपको कोई और इशू है इसमें? J14 ठीक है, जुलेखा डन। चलें J14 पे ओके कर दें, फिर चलते हैं नीचे। 25 जी 25 रुपीज का ये वाला, अ चेक फॉर ₹25 हैज बीन डेबिटेड बाय द बैंक एरोनियसली, ये वाला, ठीक है? इसमें क्या हुआ? ये बैंक एरर है, ये बीआरएस में शो होगा, राइट? और बीआरएस में कैसे शो होगा? हमने फॉर्मेट 1 को फॉलो किया, हमने एडजस्टेड कैश बुक के बैलेंस से लेके गए। ये क्या कह रहा है? अ चेक फॉर ₹25 हैज बीन डेबिटेड बाय द बैंक। तो बैंक जो है डेबिट कब करता है? पेमेंट्स के केस में, राइट? हम डेबिट करते हैं रिसीट के केस में, बैंक डेबिट करता है पेमेंट के केस में। तो 25 रुपीज की बैंक ने पेमेंट दिखा दी थी, ठीक है? तो हमने भी क्या करना है, फिर फॉर्मेट 1 के हिसाब से हमें किस पे अराइव एट करना है, किसको हमने अपना टारगेट बनाना है? बैंक स्टेटमेंट को। फॉर्मेट 2 के हिसाब से करेंगे वो ज्यादा आसान हो जाएगा, राइट? फॉर्मेट 2 में अगर आप बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर बैंक स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हो तो आपको थोड़ी आसानी हो जाती है, वो थोड़ा बेहतर, वो थोड़ा सिंपलर फॉर्मेट हो सकता है, वो ज्यादा लोगों को समझ में आए। तो कैश बुक से आपने शुरू किया, और आपको ये पता है कि एक ऐसा अमाउंट है जो कि बैंक स्टेटमेंट में पेमेंट होती हुई दिखाई दे रही है। अब हम इस बात को फॉर द टाइमिंग भूल जाएंगे कि वो गलती है या ठीक है। हमने सिर्फ रिकंसाइल करने के लिए हमने ये देखना है कि अगर हम भी कैश बुक में पेमेंट दिखा देते तो हमारा और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस मैच करता। तो हम जस्ट फॉर द सेक ऑफ मैचिंग यहाँ पे क्या कर देंगे, 25 को बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, तो हमें क्या करना है, हमें 642 को दिखाना है माइनस की साइन में, और हमने यहाँ पे क्या कर देना है, हमने कहना है कि अगर हम कैश बुक में भी ये 25 की पेमेंट दिखा देते, यानी कि ये माइनस कर देते, तो हमारा और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस मैच करता। क्लियर है? तो जब आप यहाँ पे कोई चीज लेस कर रहे हो, ब्रैकेट्स में आ रही है, तो अल्टीमेटली ब्रैकेट और ब्रैकेट क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, राइट? वो तो एक अलग मैथ है, वो तो दैट इज समथिंग डिफरेंट। आपने सिर्फ फॉर्मेट को रट्टा मार लेना है। अनप्रेजेंटेड चेक्स जो हैं ये अनप्रेजेंटेड चेक्स हो गए, अनप्रेजेंटेड चेक्स डेबिटेड, अच्छा अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स हैं, ठीक है, बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक। सही है, अनक्रेडिटेड डिपॉजिट और ये बैंक एरर क्या होगा, लेस होगा।
लेकिन क्योंकि ये आंसर माइनस में है, ये भी आंसर माइनस में, तो वो तो अल्टीमेटली ऐड हो रहे हैं, दैट्स अनदर स्टोरी। और इसमें हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं अनप्रेजेंटेड चेक्स को, तो जो ऐड हो रहा है वो इस फिगर में से माइनस हो रहा होगा बिकॉज ऑफ द ब्रैकेट साइन। फॉलो कर रहे हैं सारे? ठीक है, क्लियर है बात जी? मोहसिन, जवाब क्लियर है? अब J14 पर आ जाएं। J14 का सोल्यूशन ये रहा। J14 में ऐसे तो कुछ भी नहीं था। J14 आपका चौधरी एंटरप्राइजेज और इसका सोल्यूशन ये रहा। अब इसमें देखें क्या सिचुएशन है। इसमें अब इन्होंने बैंक स्टेटमेंट दिया हुआ है किसका, 50,000 रुपीज का इन्होंने क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है बैंक स्टेटमेंट में, और क्या नहीं दिया हुआ, बिल्कुल क्योंकि दिया हुआ ही नहीं था। सही है, आपको कैश बुक तो बनानी है। चौधरी इंटरप्राइजेस वाला सवाल कैसा है, एग्जैक्टली वही वाली चीज आपने फॉलो करनी है, सिर्फ क्या डिफरेंस होगा, डिफरेंस ये होगा कि आपको कैश बुक का ओपनिंग बैलेंस कैरी डाउन दिया हुआ ही नहीं है, इन अदर वर्ड्स, राइट? यानी कि एडजस्टेड कैश बुक का आपको ओपनिंग बैलेंस निकालना पड़ेगा एज अ बैलेंसिंग फिगर। तो आप देखो इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में आपको बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस दिया हुआ है 50,000 का। दिस वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग सवाल, कर लेते हैं इसको जल्दी से। बैंक स्टेटमेंट ऑफ चौधरी एंटरप्राइजेज शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹50,000 on 31st January 2015. The examination of this external document with the cash book revealed the following facts. A check for ₹5,000 deposited by the company on January 21, 2015 had been collected by the bank but credited to another client's account. यानी कि उसने आपके अकाउंट के अंदर डिपॉजिट दिखाने के बजाय क्या कर दिया, किसी दूसरे क्लाइंट के अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया। यानी कि अभी भी आप क्या कहोगे, ये अभी भी हमारा अनक्रेडिटेड डिपॉजिट है, इसको ट्रीट कर सकते हैं या इसको बैंक एरर ले लें, मर्जी आपकी, दोनों का ट्रीटमेंट सेम ही होगा। क्लियर है बात? चेक आपके अकाउंट में आना चाहिए था, पैसे आपके अकाउंट में आने चाहिए थे, बैंक ने किसी और अकाउंट में पैसे डाल दिए, बैंक एरर, चलो ले लेते हैं इसको। क्लियर है बात? आगे आपके पास क्या है, एन अमाउंट ऑफ ₹500 बीइंग अनआइडेंटिफाइड डेबिट बाय द बैंक। डेबिट बाय द बैंक यानी कि पेमेंट, राइट? 500 रुपए की पेमेंट आ रही थी कैश बुक बैंक स्टेटमेंट के अंदर, जो कि क्या आइडेंटिफाई हुई एज अ चेक इशूड, राइट? इसको देखते हैं। एन अमाउंट ऑफ ₹500 प्रॉफिट फॉर हाफ ईयर December 31, 2014। हम कौन सी डेट पे खड़े हुए, हम 31 जनवरी 2015 पे खड़े हुए। An amount of ₹500 profit for the half year December 31st, 2014 credited by the bank on January 30th, 2015 had not been recorded in the cash book. तो इसमें उसने बता दिया कि बैंक ने किस महीने में इसको क्रेडिट किया था, जनवरी के महीने में प्रॉफिट था, राइट? और हमने इसको जनवरी की कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया, यानी कि एडजस्टेड कैश बुक में हमारा आएगा, राइट? Collections amounting to ₹3,000 had been less recorded in the cash book. ये कैश बुक का एरर है। कलेक्शन का क्या मतलब है, पैसे रिसीव होना। तो आपने रिसीट साइड पे 3,000 से कम अमाउंट लिख दी थी, आपने अब उसको बढ़ानी है, एडजस्टेड कैश बुक में आएगा। A check of ₹2,000 from a customer lodged with the bank for collection was returned with remarks saying insufficient funds. तो ये आपको हिंट दे रहा है कि एक आपका चेक डिसऑनर हो गया था, आपको चेक रिसीव हुआ था, पेमेंट रिसीव हुई थी, आपने उसकी रिकॉर्डिंग कर ली थी, लेकिन क्या हुआ, वो बैंक ने रिटर्न कर दिया, तो अब आपको उसकी डिसऑनर्ड की एंट्री पास करनी है। कैश बुक, एडजस्टेड कैश बुक में आएगा ये। टोटल ऑफ अ पेज ऑफ कैश बुक पेमेंट साइड वाज ₹23,500। तो पेमेंट साइड की टोटल कितनी थी, 23,500, बट इट वाज रिटन डाउन, it was carried forward and written down as ₹32,500 और पेमेंट साइड, यानी कि आपने पेमेंट साइड को ओवर रिकॉर्ड कर दिया, ओवर कास्ट कर दिया था, तो आपने अब रिसीट साइड पे इसकी एडजस्टमेंट करनी है, जितने का आपका डिफरेंस है, राइट? अच्छा, फिर आपके पास क्या है, डेबिट करेंगे, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल डेबिट करेंगे। अच्छा, फिर आपके पास क्या है, फिर आपके पास ये रहा, द टोटल ऑफ अ पेज ऑफ कैश बुक रिसीट साइड वाज इतना, बट इट वाज रिटन एज 53,000। तो आपने रिसीट साइड को भी क्या कर दिया था, ओवरकास्ट कर दिया था,
इसको अब आपने, अच्छा नहीं, यहाँ पे देखें दो एरर्स हैं। क्या कह रहा है, टोटल ऑफ अ पेज ऑफ कैश बुक रिसीट साइड वाज 35,000 बट इट वाज रिटन एज 53,000 ऑन द पेमेंट साइड। यानी कि आपने क्या कर दिया, पेमेंट को लिख, पेमेंट साइड पे 53,000 लिख दिया। तो पहले तो आप 53,000 से डेबिट करेंगे पेमेंट को खत्म करने के लिए, बिल्कुल ठीक। तो आपने क्या करना है, पेमेंट तो ये थी नहीं, ये तो रिसीट थी, आपने 53,000 लिख दिया पेमेंट साइड पे। पहले तो आप 53,000 लिखेंगे रिसीट साइड पे उसको कैंसिल आउट करने के लिए, और फिर आप दोबारा से 35,000 लिखेंगे रिसीट साइड पे सही वाली रिसीट को रिकॉर्ड करने के लिए। राइट, फॉलो कर रहे हैं ना? तो टोटल आप 53 प्लस 35,000 88,000 से आपने रिसीट साइड पे रिकॉर्डिंग करनी है। इसको देख लेते हैं, अभी मेरे पास 4 मिनट है। और A standing order payment of annual subscription amounting to rupees 5,000 had not been entered in the cash book। और अभी हमें बनाना क्या है, यहाँ पे अगर आप नोट करें इसमें इन्होंने आपको कैश बुक का बैलेंस नहीं दिया हुआ, ना ओपनिंग ना क्लोजिंग, और आपको क्या कह रहा है, शो द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द कैश बुक ऑफ चौधरी एंटरप्राइजेज एंड कैलकुलेट द अनएडजस्टेड बैलेंस एज ऑन 31 जनवरी 2015। और दूसरे पार्ट में कह रहा है अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑन दैट डेट। अब कैसे इसको करें, ठीक है, आपने पार्ट ए में क्या बनाना है, एडजस्टेड कैश बुक। राइट, इसको कर लेंगे, करेंगे एक दफा ट्राई। मोहसिन, आपके सामने मैं सवाल रख दूं, सोल्यूशन रख दूं, अगर आपने अटेम्प्ट किया। जवाद और जुलैखा एक दफा अटेम्प्ट कर लें इसको, फिर हम इसको कल डिस्कस कर लेते हैं, क्या ख्याल है? ठीक है, आप अपना चेक कर लो, और अगर कोई सवाल है तो पूछ लो जल्दी से। मोहसिन और जवाद और जुलैखा, आप लोगों ने नहीं देखना, ये पहले खुद से अटेम्प्ट करना है। ठीक है, ये मैं अपलोड भी कर दूंगी इसका। मोहसिन आप चेक कर लो, देख लो आपने अटेम्प्ट किया है, सही है नहीं है, क्या कहाँ पे गड़बड़ है। आपने खाली जगह छोड़ देनी है ब्रॉड डाउन के लिए। राइट, ऊपर की दोनों साइडों की जो लाइनें हैं ना, डेबिट और क्रेडिट, उधर आपको नहीं पता ना कि ब्रॉड डाउन डेबिट साइड पे आएगा या क्रेडिट साइड पे आएगा। राइट, तो आपने ऊपर वाली पूरी लाइन छोड़ देनी है, उसमें कहना है कि अगर बैलेंसिंग फिगर डेबिट पे आएगी डेबिट पे लिख देंगे, क्रेडिट पे आएगी क्रेडिट पे लिख देंगे। राइट, और आपके पास बैलेंस कैरेट डाउन, ये एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस आपको कहां से मिलेगा, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट से, है ना। बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट से आप स्टार्ट करेंगे 50,000, इसमें आपने बैंक के एरर्स एडजस्ट किए, और आपके पास जो रिजल्टेंट आंसर आता है, अब यहाँ पे मसला है, यहाँ पे आप चेक नहीं कर सकते कि आंसर ठीक है या नहीं। राइट, तो आपने अल्लाह तवक्कुल करके यही कहना है कि यही होगा बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, आपने उसको उठा के यहाँ लिख दिया, और फिर आपने वैसी सारी यहाँ पे एंट्रीज पोस्ट की हुई होंगी, आपके पास बैलेंसिंग फिगर आपकी आ जाएगी, बैलेंस ब्रॉट डाउन। मोहसिन कोई क्वेश्चन है इसमें तो पूछ लें जल्दी से। मैम ये कैश बुक का डेबिट बैलेंस है, ये बीआरएस का डेबिट क्यों आ रहा है? बीआरएस का तो क्रेडिट बैलेंस है ना, इसको इसलिए मैं कह रही हूँ आप डेबिट और क्रेडिट पे मत जाओ, कंफ्यूज हो जाओगे। इसको मिटा देते हैं, ये बैक के सोल्यूशन में इस तरह से हुआ है। इसमें क्या आपके पास देखो, यहाँ पे आंसर माइनस में तो नहीं आ रहा ना, नेगेटिव में तो नहीं आ रहा। राइट, इसका क्या मतलब है कि ये ओवरड्राफ्ट तो नहीं है। अगर इसका आंसर ब्रैकेट्स में आ रहा होता तो हमने सीखा हुआ है कि वो ओवरड्राफ्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। राइट, तो यहाँ पे आपके पास नॉर्मल बैलेंस है, आपने इसको, ये क्या है, ये डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब है कैश बुक में ये क्रेडिट साइड पे आना चाहिए। बैलेंस आपके पास बैंक में पड़ा हुआ है। राइट, तो आपने ये 55,000 यहाँ से पिक करके इधर करना है। तो पार्ट बी के ऊपर बेसिकली रिलाई कर रहा है आपका पार्ट ए। इसमें अगर कोई आइटम समझ में नहीं आ रहा तो जल्दी से पूछ रहे हैं। मैम ये 5,000 नहीं समझ आ रहा। 5,000 कौन सा? ये बीआरएस में 5,000 ये क्रेडिट हो रहा है, आप ऐड कर रही हैं। हाँ, तो क्या हो रहा है, ये अनक्रेडिटेड डिपॉजिट है ना। हम ये फॉर्मेट 2 से बनाया हुआ है, ये जरा देखिएगा, नोट करिए, ये फॉर्मेट 2 से बनाया हुआ है। फॉर्मेट 2 में हम अनक्रेडिटेड डिपॉजिट को ऐड करते हैं। तो ये जो 5,000 है क्वेश्चन के अंदर ये दे रहा है स्टैंडिंग, ये रहा, कहाँ गया 5,000, ये रहा,
A check for rupees 5,000 deposited by the company on January 21, 2015 had been collected by the bank but credited to another client's account. तो आप तो यही कहोगे ना कि भाई हमारे अकाउंट में तो अब तक ये क्रेडिट नहीं हुआ, हमारे अकाउंट में तो पैसे नहीं आए, हमने रिसीट दिखा दी थी, बैंक ने रिसीट नहीं दिखाई, अब उसने ये गलती कर दी कि उसने किसी और के अकाउंट में पैसे डाल दिए, तो हम क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे ना भाई हमारे पास तो नहीं आया, हम तो उसको अभी भी अनक्रेडिटेड डिपॉजिट ही कहेंगे। तो अनक्रेडिटेड डिपॉजिट फॉर्मेट 2 के हिसाब से ऐड होता है, इसलिए मैंने ऐड किया ये। क्रेडिटेड इन द बैंक स्टेटमेंट क्या होता है? बैंक स्टेटमेंट में हमेशा डिपॉजिट क्रेडिट होती हैं, पेमेंट डेबिट होता है। बैंक स्टेटमेंट में तो ऑपोजिट काम हो रहा होता है ना मोहसिन? ये BRS मैम हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं या बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से? हम बना रहे होते हैं, ये बना हम रहे होते हैं, लेकिन इसमें टर्मिनोलॉजीज बैंक वाली भी इस्तेमाल हो सकती है, ऐसा कोई मसला नहीं है। तो फिर अनक्रेडिट, बैंक तो क्रेडिट करता है ना अनक्रेडिट डिपॉजिट। क्या कर रहे हैं ना, देखो बच्चे, बैंक रिकंसिलिएशन किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बन रही होती, बना हम रहे होते हैं, लेकिन हमें सिर्फ इन दोनों आइटम्स के दरमियान, इन दोनों फिगर्स के दरमियान के डिफरेंसेस को जस्टिफाई करना होता है, रिकंसाइल करना होता है। क्या सिचुएशन था 5,000 के उसमें? 5,000 में हम ये कह रहे थे, बैंक स्टेटमेंट से हमने शुरू किया, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट आ रहा है 50,000, राइट? ये हमने यहाँ पे नॉर्मल लिख दिया। फिर हमें ये कह रहा है, नहीं अभी तो सिर्फ J14 ही है, ठीक है। फिर हम ये कह रहे हैं कि 5,000 का एक ऐसा अमाउंट था, एक ऐसा चेक था जो कि हमें मिल गया था, डिपॉजिट करवा दिया था कंपनी ने, तो 5,000 का कंपनी ने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर दिया था कि हमें रिसीव हो गए 5,000, लेकिन बैंक ने एक्चुअली हमारे अकाउंट में डाले ही नहीं। तो हम रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में क्या कहते हैं कि अगर बैंक भी डाल देता ये पैसे, अगर बैंक भी हमारे बैंक बैलेंस में ये ऐड कर देता, तो हमारा उनका डिफरेंस नहीं होना था। ये बात कर रहे हैं हम, ये नहीं कह रहे कि बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हुआ, ये तो सिर्फ डिस्क्रिप्शन हमने लिख दी कि ऐसा चेक जो कि बैंक स्टेटमेंट ने क्रेडिट नहीं किया, अगर वो बैंक स्टेटमेंट में भी क्रेडिट हो जाता, बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट होने का क्या मतलब है, अगर बैंक में भी वो डिपॉजिट होता हुआ नजर आ जाता बैंक स्टेटमेंट में, तो हमारा और उनका डिफरेंस ही नहीं होना था। ये किसी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बन रहा। क्लियर है? ठीक है, चलो सही है। फिर J14 में और कुछ तो नहीं है इंशाल्लाह। फिर जवाब और जुलेखा जब इसको कंप्लीट कर लेंगे तो हम फिर इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। तो कल हमने इंशाल्लाह टाइम बार चेक, uncredited checks are of credit. No, not no, ऐसा नहीं है। जवाब अनक्रेडिटेड चेक्स क्या होते हैं? ऐसे चेक जो कि अभी तक हमें डिपॉजिट नहीं करवाए बैंक ने, राइट? बैंक ने रिसीट नहीं दिखाई, बैंक रिसीट को करता है क्रेडिट, तो ऐसे चेक जो कि बैंक ने अभी तक हमारे अकाउंट में क्रेडिट नहीं किए, इसलिए उनको अनक्रेडिटेड चेक कहते हैं। क्रेडिट से मतलब ये मत लें कि और ये पेमेंट होगी, ठीक है। तो बैंक स्टेटमेंट में यस दे आर क्रेडिटेड, हमारी कैश बुक में दैट डेबिटेड। अनप्रेजेंटेड चेक्स क्या होंगे? अनप्रेजेंटेड चेक्स बैंक स्टेटमेंट में नजर आएंगे डेबिट में अगले महीनों में, और हमारी कैश बुक में वो क्रेडिट में नजर आ रहे हैं। ये बात है, ठीक है। चले फिर इजाजत है, मेरी दूसरी क्लास का टाइम हो गया है, सही है। इंशाल्लाह फिर कल हम मिलेंगे, कल हम बात करेंगे टाइम बार्ड चेक्स की और पोस्ट डेटेड चेक्स की। बहुत ही इंटरेस्टिंग से सवाल हैं, तो चले ठीक है, जवाब जिस तरह भी आपको समझ में आए दैट्स गुड इनफ, बस वो कंफर्म करवा लीजिएगा मुझसे कि आप सही तरीके से भी समझ रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो इंशाल्लाह कल हम डिस्कस करेंगे पोस्ट डेटेड चेक्स और टाइम बार्ड चेक्स को, आपको होमवर्क भी दूंगी, और फिर परसों इंशाल्लाह हम 2 सवाल देखेंगे पास्ट पेपर्स के, और कल भी पास्ट पेपर्स के सवाल है, आज भी हमने पास्ट पेपर का देख लिया, कल भी हमने देखा था, और परसों भी हम इंशाल्लाह पास्ट पेपर्स के जो 2 रीसेंट अटेम्प्ट्स की क्वेश्चंस है ऑटम और स्प्रिंग 2016 के, वो हमने देखने हैं, और इंशाल्लाह फिर हमारा BRS हो जाएगा क्लोज। और अगले हफ्ते 13 दिसंबर से आप लोगों के मिड टर्म्स है, ठीक है। तो तैयारी आप लोगों ने रखनी है टाइट वाली, और पास होना है और सबने अपेयर होना है, ठीक है। चलें सही है, इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं। हैव अ वेरी नाइस डे, अल्लाह हाफिज।